17 अक्टूबर 2020 के डेली फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: 5G नॉर्म्स, ऑटो सेल्स, जीएसटी कॉम्पनसेशन, शॉर्टफॉल, कंट्री ऑफ ओरिजिन डिटेल्स एंड कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट कोविड। स्टडी आईक्यू के सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट नवरात्रि सेल का फ़ायदा उठाइए। नवरात्रि 5 ये कोड है, इसका इस्तेमाल कीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। डियर फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं 5G नॉर्म्स के बारे में। ये एक लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट बन चुका है। एक तरफ है जियो और दूसरी तरफ है एयरटेल एंड वीआई। ये जो मैटर है, ये जो इश्यू है, इट्स अबाउट एडॉप्शन ऑफ ए होम ग्रोन 5G स्टैंडर्ड। आपको पता होगा कि कुछ महीनों पहले, आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पर ही, जियो ने ये अनाउंसमेंट किया था कि जियो भारत में खुद की 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करेगी। और ये कंपनी जो है, एक बार भारत में सारे कस्टमर्स को सर्व करने के बाद, यहाँ पर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद दुनिया के दूसरे देशों में भी 5G टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करेगी। Now, the Jio is backing high-speed broadband technology with Indian standards to generate indigenous intellectual property rights. हमारे देश की खुद की टेक्नोलॉजी, राइट, इंडिजिनियस आईपीआर को प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए जियो जो है वो ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। TSDSI यानी कि टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी यही कंट्री स्पेसिफिक 5G को सपोर्ट किया है। और जियो का कहना यह है कि इसके एक्सेप्टेंस से होगा ये कि ये भारत का पहला ऐसा इंडियन आईपीआर हो जाएगा 5G टेक्नोलॉजी की दुनिया में। लेकिन जो राइवल कंपनीज हैं, जैसे कि एयरटेल है, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, उनका कहना ये है कि अगर हम ये जो जियो की टेक्नोलॉजी है, ये जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि ये कॉमर्शियली वायबल नहीं है, या फिर कॉमर्शियली वायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे उन्होंने जो रीज़न बताया है वो ये है कि इट इज़ ऑल अबाउट इंटरऑपरेबिलिटी। अब भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का कहना यह है कि ये जो इंडिया सेंट्रिक 5G स्पेसिफिकेशंस हैं, जो TSDSI के द्वारा प्रपोज किया गया है और जिसको जियो सपोर्ट कर रहा है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं होता है। दे डोंट मैश विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स recommended by 3GPP, the third generation partnership project. थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के द्वारा जो रेकमेंड किया जाता है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ ये जियो का जो 5G टेक्नोलॉजी है ये मैच नहीं होता है। उन्होंने ये भी बताया, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने, कि ये जो 3GPP का जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने भी इसी स्टैंडर्ड को 3GPP को ही सपोर्ट किया है। तो हमें 3GPP के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, नॉट विथ जियोज टेक्नोलॉजी। दुनिया के बहुत सारे देश जैसे कि USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, चाइना, रशिया, मिडल ईस्ट के कुछ देश हैं जो 3GPP स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। TSDSI का जो 5G स्टैंडर्ड है, उसमें ये होता है कि एक गांव का जो एरिया है तो उसमें 2 टावर्स जो हैं उनको 12 किलोमीटर एक दूसरे से अलग रखा जाएगा। और ये जो 3GPP का स्टैंडर्ड है उसमें 6 किलोमीटर अलग रखा जाएगा। अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें और ज़्यादा जाने की आवश्यकता हमें नहीं है। लेकिन कुछ कंपनीज जैसे कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का कहना यह है कि इसमें बहुत सारे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। अगर हम इंडिया सेंट्रिक 5G रेडियो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो हमें बेस स्टेशंस में नए हार्डवेयर यानी कि नई चीज़ें वहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस में भी हमें बदलाव करने पड़ेंगे और इसकी वजह से प्रॉफिट जो हैं वो कम हो जाएगा। और ये जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर अगर एक टेक्नोलॉजी को लेकर ज़्यादा सामान बन रहा है तो उसका मास प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट डाउन आएगी। तो ये जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। अब डियर फ्रेंड्स, एक तरफ है जियो और TSDSI और दूसरी तरफ है भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये एक नया टॉपिक है, पहली बार हम इसको डिस्कस कर रहे हैं।
हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर हमें इसके साथ जुड़ी हुई और डिटेल्स देखने को मिले। फिर ऑटो सेल्स के बारे में बात करें, पेट्रोल डीजल के कंजम्पशन के बारे में बात करें तो काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑटो सेल्स यानी कि जो व्हीकल्स हैं उनकी बिक्री काफ़ी अच्छी हो रही है, राइट। सर्जिंग यानी कि गोइंग अप, राइट। किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी होना, इसको सर्ज भी कहते हैं। और पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन जो है वो भी सर्ज हुआ है, तो दैट्स ए गुड न्यूज़। इंडियन कार मेकर और बाइक मेकर्स का कहना यह है कि ये जो सितंबर 2020 का महीना है, ये आज तक का पिछले 2 सालों का सबसे बेस्ट महीना रहा है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नवरात्रि और दिवाली, अब नवरात्रि की शुरुआत तो आज से हो चुकी है, लेकिन अब दिवाली भी हमसे बहुत दूर नहीं है। और ये ऐसा वक्त होता है जब शुभ मुहूर्त होते हैं हमारे देश में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लोग जो हैं वो शुभ मुहूर्त के दिन पर चीज़ों को ख़रीदते हैं, चाहे गोल्ड हो, चाहे व्हीकल्स हों, चाहे नई ऑफिस हों, तो नए प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं, राइट। तो दिस इज़ ए वेरी गुड मंथ पर्टिकुलरली फॉर कार सेल्स, कार एज वेल एज ऑटो सेल्स आप कह सकते हैं, जिसमें कार्स भी आ गए, टू व्हीलर्स भी आ गए, पैसेंजर व्हीकल्स आ गए। डीजल की बात करें तो 8.8% डीजल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, इसका कंजम्पशन इंक्रीज़ हुआ है। और पेट्रोल के सेल में 1.5% जितना हमें ग्रोथ देखने को मिला है। SIAM का कहना यह है कि पैसेंजर व्हीकल्स जिसमें सिडेन्स हैं, कॉम्पैक्ट कार्स हैं, SUVs हैं, तो इट रोज मोर देन ए क्वार्टर ऑन ईयर टू 2,72,027। इतने मॉडल्स, इतने यूनिट्स जो हैं वो इस महीने सितंबर में बेच पाए हैं। कार सेल्स जब बढ़ता है तो इसका मतलब ये भी है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो है वो इकोनॉमी के ऊपर बढ़ रहा है। और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं। दे वुड लाइक टू ट्रैवल यूजिंग देयर ओन पर्सनल व्हीकल। तो यस, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी बात है, लेकिन एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी कोई अच्छी बात नहीं है। एज यू नो कि ज़्यादा व्हीकल्स यानी कि ज़्यादा पोल्यूशन। जो टू व्हीलर्स हैं उनकी बात करें तो टू व्हीलर्स के सेल्स में 12% जितना राइज हमें देखने को मिला है। जो थ्री व्हीलर्स हैं उनके सेल्स में ड्रॉप देखने को मिला है। एज आई टोल्ड यू कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें रिक्शोज़ हैं, बसेस हैं, दूसरे ऐसे जो भी ऑटोज़ की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेन, राइट। तो ये टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स हैं, कुछ दूसरे ऐसे कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, तो उनके सेल्स में एक ड्रॉप देखने को मिला है। थ्री व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स में ड्रॉप देखने को मिला है। ये जो कंपनीज हैं उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ऑटो लोन जो हैं ये 8% से भी कम इंटरेस्ट रेट पर मिलती हैं और ये लोवेस्ट है, लोवेस्ट इन द डेकेड। जनरली 9%, 10%, 11% के आसपास लोन का रेट रहता है। तो 8% जब होता है यानी कि आप कम इंटरेस्ट पे करेंगे आपकी लोन के ऊपर, तो इससे कस्टमर्स जो हैं उनको इंकरेजमेंट मिलता है कि वो चीज़ों को ख़रीदें। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमर्शियल व्हीकल और थ्री व्हीलर्स जो हैं उनका ग्रोथ जो है वो आज भी नेगेटिव जोन में है। और डीजल के कंजम्पशन के बढ़ने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। फेस्टिव सीज़न है ऑफ कोर्स, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी पिकअप हो रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स जो हैं वो भी फेस्टिव सीज़न में सारी चीज़ों को, अपनी इन्वेंटरी, अपना स्टॉक जो है उसको फुल रखते हैं, तो इसकी वजह से फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, इनका कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। जीएसटी कॉम्पनसेशन शॉर्टफॉल के बारे में आप सारी चीज़ें जानते हैं। कल भी हमने लेटेस्ट जो अपडेट थी उसके बारे में बात की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रपोज़ किया है, ये ऑफ़र की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे पैसे बोरो कर लेगी और स्टेट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार हैं। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ स्टेट्स जाने वाले थे, होपफुली अब ये मैटर जो है वो और ज़्यादा नहीं खींचेगा। और फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पत्र लिखा है ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स को। इस पत्र में उन्होंने ये बताया है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफ़र है, इस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, राइट। कॉम्पनसेशन सेस फंड जो है वो आपको दिया जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट 1.1 लाख करोड़ रुपीज़। तो ये एक छोटी सी येट इम्पोर्टेंट अपडेट थी। फिर बात करें एक सीरियस टॉपिक के बारे में। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के लिए लीगल ट्रबल्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले की बात है जब ये स्टैंड ऑफ की शुरुआत हुई तो भारत सरकार ने कंट्री ऑफ ओरिजिन डिटेल्स को मैंडेटरी कर दिया कि अगर आप अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, या फिर ये दो प्लेटफॉर्म्स या फिर कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर वो कोई चीज़ों को बेच रहा है तो उन प्रोडक्ट्स का ओरिजिन
देश कौन सा है, राइट, कंट्री ऑफ ओरिजिन जिसको कहते हैं, उसको डिस्प्ले करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब भारत सरकार ने एक नोटिस इश्यू की है अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट को और उनसे पूछा है कि 15 दिनों के अंदर आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपके खिलाफ एक्शंस क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनमें कंट्री ऑफ ओरिजिन देखने को नहीं मिल रहा है। डिफरेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि ऐसे टॉपिक्स के साथ डील करने के लिए एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, राइट, ये नाम याद रखिएगा। आई थिंक इससे पहले भी कुछ महीने पहले हमने इसके बारे में बात की थी, जब ये टॉपिक ये जब पॉइंट मैंडेटरी बनाया था कि कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो डिस्प्ले हर एक ई टेलर्स को करना है, तो उस टाइम पर हमने डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में बात की थी। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है ये कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के तहत काम करता है। तो ये नोटिस जो है उसमें ये लिखा गया है कि सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 रीड विथ एंड 6 सब section 10 of the legal metrology packaged commodity rules 2011, which is punishable under section 31 subsection 1 of the legal metrology act 2009. punishment में फर्स्ट ऑफेंस के लिए 25,000, रिपीटेड वायोलेशन के लिए 50,000 की पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स ई टेलर्स बेच रहे हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन के ऊपर उसमें ये टैग नहीं है कंट्री ऑफ ओरिजिन का, ये नोटिस में लिखा गया है। और ये जो नोटिस है मीन्स बेसिकली गवर्नमेंट का कहना ये है कि वी आर सीरियस अबाउट एनफोर्सिंग दिस रूल, वायोलेशन विल अट्रैक्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड पेनल्टी। इसी के साथ गवर्नमेंट ने ये भी पूछा इन प्लेटफॉर्म्स को कि आप नाम और पता बताइए ऑनर्स का, पार्टनर्स का, डायरेक्टर्स का और वे सारे लोगों का जो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है, बट आई एम श्योर ये मैटर जो है वो और ज़्यादा सीरियस हो सकता है। लास्ट टॉपिक जो है इट्स अबाउट कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट कोविड। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने वर्ल्ड बैंक का 102nd डेवलपमेंट कमेटी प्लीनरी का एक वर्चुअल सेशन था, इसको अटेंड किया और इसको एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बताया कि इस पेंडेमिक को लड़ने के लिए कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत एक ज़िम्मेदार मेंबर कंट्री हैं इस दुनिया का, और जो साउथ एशियन रीजन है उसके लिए भारत की एक अलग से या फिर एक ख़ास फॉरेन पॉलिसी है जिसका नाम है नेबरहुड फर्स्ट। भारत में अपने नेबर्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और इसी नेबरहुड पॉलिसी के तहत भारत अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो एशियन देशों के साथ, साउथ एशियन देशों के साथ पर्टिकुलरली शेयर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये कोविड-19 जो है ये डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट करने वाला एक पेंडेमिक है। और आज तक जो हमने लड़ाई लड़ी थी, आज तक जो भी हमने गेन्स अचीव किए थे पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, ये सारे के सारे गेन्स के ऊपर पानी फिर सकता है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। अभी हम 1-2 दिन पहले ही बात कर रहे थे इज़न्ट के कुछ 800 मिलियन जितने लोग जो हैं उनको भूखा सोना पड़ता है, या फिर कुछ 600 मिलियन प्लस कुछ लोग थे, 690 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 690 मिलियन लोगों को तो हर रोज़ भूखा सोना पड़ता ही था, लेकिन अब 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसमें ऐड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो माल न्यूट्रिशन, गरीबी, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा एक्सपांड होगी, विच इज़ वेरी बैड। फाइनेंस मिनिस्टर ने वर्ल्ड बैंक का जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, जनवरी से लेकर मार्च के टाइम पर वर्ल्ड बैंक ने $45 बिलियन की मदद की है दुनिया के अलग अलग देशों को कोविड-19 के खिलाफ फाइट करने के लिए, तो इसकी प्रशंसा की है। और इसके साथ भारत सरकार के बारे में ये बताया कि टोटल $23 बिलियन का भारत सरकार ने टोटल पैकेज अनाउंस किया और इसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स और फूड सिक्योरिटी भी शामिल हैं। And that's basically everything in today's discussion, dear friends. Enjoy your weekend. God bless you all. Jai Hind.